डायनेस्टी में हुआ, किया था 1680 में। आपको याद है 1680 में क्या हुआ था? शिवाजी की डेथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं मराठा कॉन्फेडरेंसी, मराठा साम्राज्य। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, डेथ ऑफ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपको याद होगा, हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। फिर उसके बाद कौन बन जाते हैं? तो सक्सेसर जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो क्या होते हैं? उनका नाम होता है संभाजी। तो संभाजी महाराज बन गए, संभाजी महाराज बन गए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अकबर का पीछा करते हुए, अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब साउथ इंडिया आया, है ना। तो अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब साउथ इंडिया आया, अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब केम टू इंडिया टू फॉलो अकबर। अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत आया। ठीक है, और फिर जब यहाँ पर औरंगजेब महाराज पहुँचे तो उन्होंने सोचा, उनके सामने 3 समस्या थी, है ना। 3 समस्या की बात करते हैं। उनके सामने 3 प्रॉब्लम थी। एक तो मराठा, ठीक है, एक तो मराठा, एक हो गया हमारा बीजापुर, और एक हो गया हमारा गोलकोंडा, ठीक है। इन चीज़ों को समझो आप अच्छी तरह से। तो औरंगजेब का अभी जो सबसे बड़ा एनिमी है वो कौन है? मराठा। और ये दोनों जो राज्य हैं, बीजापुर और गोलकुंडा, ये तो पहले ही इन्होंने मुगलों की सॉवरेंटी को स्वीकार किया हुआ है, संप्रभुता को स्वीकार किया हुआ है पहले से ही, है ना, काफ़ी पहले से। तो औरंगजेब ने इन दोनों को एक मैसेज भेजा, इनको और इनको, इन दोनों को एक मैसेज भेजा कि मराठों के अगेंस्ट मुझे सपोर्ट करो, है ना, मराठों के विरोध में आप मुझे सपोर्ट करो। इन दोनों ने इस बात पे थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा समय लिया। ठीक है, इन दोनों ने सोचा कि मराठे अगर हैं तो वो औरंगजेब को परेशान करते रहेंगे, है ना, और इससे हमारा काम चलता रहेगा। यहाँ तो है ना अलग ही कहानी चल रही है। अगर मराठे हैं तो औरंगजेब परेशान होता रहेगा और हमारा काम चलता रहेगा। इन्होंने औरंगजेब की शक्ति को समझा नहीं, है ना, इन्होंने औरंगजेब की शक्ति को, पावर को समझने में गलती कर दी। अब क्या है, हुआ क्या कि जब इन्होंने, औरंगजेब ने मैसेज भेजा कि मराठों के अगेंस्ट मेरी हेल्प करो, इन दोनों ने थोड़ा सा वक्त लिया सोचने के लिए। तो औरंगजेब को ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों नहीं चाहते हैं ऐसा। तो औरंगजेब ने सोचा कि मराठों की समस्या का समाधान करने के लिए जो पहली शर्त है वो है इन्हीं दोनों राज्यों को जीत लेना। ठीक है, तो औरंगजेब ने सबसे पहले बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल डायनेस्टी में मिला लिया। ये हमने औरंगजेब के समय में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल डायनेस्टी में मिला लिया। इन दोनों को हमने मुगल साम्राज्य, ये तो बहुत छोटे थे, इनके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मिला लिया। ठीक है, अब बारी आई मराठों की। तो 1689 में, 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने मराठा राज्य के ऊपर आक्रमण किया। एक छोटी सी बैटल हुई जिसमें मराठों की डिफीट हो गई और संभाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, संभाजी की मृत्यु हो गई और जो भी मिला उसे औरंगजेब ने पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसमें संभाजी के पुत्र साहू भी थे। ठीक है, तो साहू कहां चले गए? जेल में चले गए। साहू चले गए जेल में 1689 में। ठीक है, जब साहू जेल में हैं और अब प्रॉब्लम यह है कि मराठे बच गए हैं, उनको एक लीडरशिप चाहिए, उनको एक नेतृत्व चाहिए। तो नेतृत्व प्रदान किसने किया? तो नेतृत्व प्रदान किया राजा राम ने। तो यहां पर आ गए कौन? राजा राम। इस जगह पर आ गए राजा राम। राजा राम कौन है? इसमें एक कंट्रोवर्सी है, विवाद है। शिवाजी के भाई हैं या शिवाजी के पुत्र हैं, संभाजी के भाई हैं, जो भी समझ लो, यहाँ ये कंट्रोवर्सी है, ये विवाद है कि राजा राम का शिवाजी से क्या संबंध है। पर हमें ये सिर्फ समझना है कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने, या मराठों के लीडर के रूप में कौन आ गए? राजा राम आ गए। ठीक है, लेकिन राजा राम की भी 1707 ईस्वी में डेथ हो गई। 1707 में इनकी भी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो राजा राम की जो वाइफ है, इनकी जो पत्नी है, उनका नाम है ताराबाई। ताराबाई जो हैं वो मराठों की लीडर बन गई। ठीक है,
राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ताराबाई ने मराठों को क्या किया, यूनाइट किया। तो सारे मराठे क्या हो गए, ताराबाई के लीडरशिप में लड़ने लग गए, गुरिल्ला वॉर औरंगजेब के अगेंस्ट। ठीक है, औरंगजेब की सेना जा रही है, ये लोग मटका लेके ऊपर बैठे हुए हैं पेड़ पर। मटके के अंदर क्या है, हनी बीज, उसको गिरा दिया सेना के ऊपर, सेना में तितर बितर, फिर ऊपर से आक्रमण कर दिया। हाँ अभी चलेंगे ना, चिंता मत करो, अभी चलेंगे हम वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से संभाजी की मृत्यु के बाद 1689 ईस्वी के बाद जब औरंगजेब को यह लगा कि संभाजी तो मर गए, शाहू को जेल में बंद कर दिया, मराठों की समस्या समाप्त। लेकिन वो समाप्त हो नहीं पाई, क्योंकि मराठों ने राजा राम के नेतृत्व में और बाद में ताराबाई के नेतृत्व में मुगल सेना के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया। तभी तो औरंगजेब लौट कर जा नहीं पाए दिल्ली, यहीं रह गए, तो परेशान है। इधर पता चला कि 200 सेना जा रही है, उसके ऊपर हमला कर दिया, इधर पता चला कि उधर कुछ सेना जा रही है, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो मराठों ने गुरिल्ला लड़ाई स्टार्ट कर दी, है ना। अब इसी बीच क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगजेब की डेथ हो गई, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु। और आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजा बना उसका नाम क्या था, बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बनते हैं। और बहादुर शाह ने, आपको पता है कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, शाहू को जेल से फ्री कर दिया, शाहू को जेल से आजाद कर दिया। ओके, शाहू इज नाउ फ्री फ्रॉम जेल। और शाहू इसके बाद कहां पहुंचे, मस्त अपना ढोल नगाड़े के साथ वो यहां से पहुंचे महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो शाहू आ गए कहां, महाराष्ट्र में आ गए। ठीक है, अब महाराष्ट्र में आ गए, ध्यान रखना है हमें यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब इन्हें बहादुर शाह ने फ्री किया तो कोई कंडीशन नहीं थी, फ्री कर दिया, छोड़ दिया, जाने दिया, जा भाई जा अपना काम देख। जब शाहू आएंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो सारे मराठा हैं वो किसके लीडरशिप में लड़ रहे हैं, ताराबाई के लीडरशिप में। तो अब मराठों का लीडर कौन, शाहू या ताराबाई, है ना। तो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी यहां पर, तो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, मराठों का लीडर कौन, नेता कौन होगी ना, कौन है भाई मराठों का नेता कौन है, मराठों का नेता कौन, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी। इसी समय शाहू को, मतलब कई सारे लोगों ने ये सोचा कि रियल उत्तराधिकारी तो शाहू ही है, तो बहुत सारे लोग ताराबाई को छोड़कर शाहू के पास आ गए, है ना। और इस काम में शाहू को मदद एक व्यक्ति ने की जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। इस काम में शाहू की मदद एक व्यक्ति ने की जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ ने शाहू के विरोधियों को, जो भी शाहू के विरोधी थे, उन सबको उसने सरेंडर करवाया उन्होंने, और वो सारे के सारे मैक्सिमम शाहू के फेवर में आ गए। ठीक है, वो मैक्सिमम उसमें से शाहू के फेवर में आ गए, और ताराबाई कुछ समय के लिए शांत हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, शाहू बन गए मराठों के नेता। ओके, तो शाहू बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से मराठा नेता बन गए। ओके, और बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने क्या किया, पेशवा बनाया, मराठा पेशवा। पेशवा क्या होता है, मराठों में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती है, मराठा मंत्रियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो कहलाता है पेशवा। तो नाउ बालाजी विश्वनाथ बिकेम पेशवा। ध्यान रखना है कि बालाजी विश्वनाथ मराठों के 7वें पेशवा हैं, 7वें पेशवा हैं। पेशवा की पद शिवाजी ने ही प्रारंभ करी थी, पेशवा की जो पद है वो शिवाजी महाराज ने ही स्टार्ट करी थी, और बालाजी विश्वनाथ इस कड़ी में 7वें पेशवा थे। ओके, चल रहा है, ठीक है। अब कहानी पहुंचेगी कहां पर, फर्रुखसियर के समय में। ठीक है, ये सब कहानी मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसे, फर्रुखसियर के समय में आपको याद होगा, या तो आप खैर कम रखते हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। फर्रुखसियर के समय में 2 भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। उसमें हुसैन अली खान को हमने क्या किया,
दक्षिण भारत में भेज दिया। हुसैन अली खान सैयद बंधु थे नहीं? सैयद बंधु थे। तो हमने हुसैन अली खान क्या हो जाएंगे ये सैयद बंधु। सैयद, हमने सैयद बंधु के बारे में बहुत कुछ पहले ही डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हमसे अभी फिर से नहीं करेंगे डिस्कस। तो हुसैन अली खान दक्षिण भारत गए, जहां पर साहू के साथ जाकर इन्होंने मित्रता कर ली, साहू से मित्रता कर ली। ठीक है, इन्होंने साहू के साथ मित्रता कर ली और साहू के साथ मिलकर उन्होंने फर्रुखसियर को मार दिया। फर्रुखसियर, साहू और बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर इन्होंने फर्रुखसियर मर्डर, फर्रुखसियर को इन्होंने मार दिया। ठीक है, फर्रुखसियर को जब इन्होंने मारा तो इसके बदले में साहू को क्या मिला? दक्कन, दक्कन का पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, टोटल एरिया ऑफ डेक्कन क्षेत्र साहू को मिला। मिला का मतलब क्या है? अब वो दक्कन के पूरे क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। दक्कन के पूरे क्षेत्र से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और इससे क्या हुआ? साहू की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन ये अच्छी हो गई। साहू की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, एक और चीज इंपॉर्टेंट हो रही है, वो ये है पेशवा का महत्व बढ़ता जा रहा है। पेशवा का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक, पेशवा का महत्व बढ़ता जा रहा है और छत्रपति का कम होता चला जाएगा। ठीक है, जब पेशवा का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो छत्रपति का कम होता चला जाएगा। तो जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो जब पेशवा बने तो वो 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा रहे। वो 1713 से लेकर 1720 तक, 1730 से लेकर 13 से लेकर 1720 तक। ओके, तो पेशवा का महत्व बढ़ गया। अब ये था कि बालाजी विश्वनाथ रिटायर होने वाले थे। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ रिटायर होने वाले थे, तो अगला पेशवा कौन बनेगा? तो बालाजी विश्वनाथ ने अपने बेटे को प्रमोट किया, कहा कि भाई इसके अंदर योग्यता है, ये पेशवा बन सकता है। आप लोगों में से किसी ने अगर बाजीराव मुस्तानी मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा पहला ही सीन उस मूवी का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सीन, पहला सीन। उसके बाद वो मूवी पूरी की पूरी, जैसे ही उसके अंदर दीपिका पादुकोण आई, दीपिका पादुकोण ने उस मूवी का सत्यानाश कर दिया। और अगर ऐसी कोई लड़की, ऐसी कोई महिला रियल में अगर इस पेशवा के साथ रही होगी तो सच में वो मराठा के लिए बहुत हार्मफुल साबित हुई। तो हुआ क्या कि बालाजी विश्वनाथ ने अपने बेटे को कहा कि ये बहुत लायक लड़का है, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट ले लेते हैं। उन्होंने बहुत ही कठिन टेस्ट लिया छत्रपति ने, और उस टेस्ट में बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव सफल हो गया, है ना। तो अगला जो पेशवा बन गए हमारे, उनका नाम हो गया बाजीराव। बाजीराव फर्स्ट यहां पर आ जाते हैं, जो हमारे रूलर बन जाते हैं। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट रूलर बन गया। इनकी टाइमिंग लिख लो 1720 टू 1740, 1720 से 1740, बाजीराव फर्स्ट। अब मैं यहां पर 4 डेट लिख रहा हूं, 1728, 1731, 1737 और 1739। ठीक है, अब देखो ये 4 डेट इनके समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो मराठों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, सबसे ज्यादा जो इस समय मराठों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था कि साउथ में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क चिनकिलिच खान ने की थी, है ना। अब देखो कि एक तरफ मराठे हैं और एक तरफ हैदराबाद राज्य है, तो दोनों के बीच में स्ट्रगल चलेगी, कौन आगे बढ़ेगा, हैदराबाद आगे बढ़ेगा या मराठे आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहला काम किया वो इन्होंने, एक लड़ाई हुई जिसका नाम है पालखेर की लड़ाई। पालखेर की लड़ाई, मैं सही बता रहा हूं, मैं 2 पेशवा का बहुत सम्मान करता हूं, एक बाजीराव फर्स्ट और दूसरे बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद तो मुझे सारे बकलोल ही लगते हैं, है ना। तो पालखेर की लड़ाई, इसमें हमने किसको हराया?
इसमें हमने हैदराबाद राज्य को हराया। ये भी उस मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। हैदराबाद के जो शासक थे उनको कितनी ब्यूटीफुल तरीके से पेशवा ने हराया, है ना। तो ये हमारा हैदराबाद राज्य के ऊपर हमारी सुपरमेसी स्टैब्लिश हुई। ठीक है, 1728 ईस्वी में पालखेर की लड़ाई। उसके बाद 1731 ईस्वी में इन्होंने ब्रानी की संधि की। ब्रानी की संधि, ब्रानी की संधि की। अब ये किसके अगेंस्ट थी, ये किसके साथ संधि की गई? याद होगा आपको, अभी अभी हमने देखा है ताराबाई। ताराबाई अभी जिंदा थी, अब मर गई है। तो ताराबाई के जो पुत्र थे, किसके साथ? राजा राम के साथ। राजा राम और ताराबाई के जो पुत्र थे उनका नाम था संभाजी सेकेंड। संभाजी सेकेंड। तो संभाजी सेकेंड ने क्या किया? साहू की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। तो इनकी टेंशन भी खत्म। शिवाजी सेकेंड लिखवाया था, एक मिनट चेक कर लेते। नहीं, संभाजी कर लो उसको, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? संभाजी सेकेंड ने साहू की संप्रभुता को स्वीकार कर दिया, तो ये टेंशन भी खत्म। ठीक है। तीसरा, एक दिन बैठा बैठा पेशवा का मन नहीं लग रहा है ना, क्या करें क्या करें। तो पेशवा सिर्फ 500 हॉर्स राइडर के साथ, 500 घुड़सवारों के साथ, समझ लो कितना बड़ा काम किया। घुड़सवार सिर्फ 500 हॉर्स राइडर के साथ ये क्या हुआ? दिल्ली चला गया। ऐसे ही घूमता घूमता, जब पूरे भारत में उनके कंपटीटर थे, शत्रु थे, तो घूमते घूमते वो 500 सिर्फ 500 हॉर्स राइडर के साथ पेशवा दिल्ली पहुंच गया और वहां से घूमता घूमता चला आया। ठीक है। और 1739 में सालसेट और बेसिन इन्होंने पुर्तगालियों से छीन लिया। सालसेट और बेसिन इन्होंने किससे छीना? पुर्तगालियों से। सालसेट और बेसिन इन्होंने पुर्तगालियों से ले ली। तो समझ लो कि बाजीराव फर्स्ट के समय में मराठे सुप्रीम हो गए थे। अब पूरे भारत में मराठे घूम रहे थे, मराठों के घोड़े घूम रहे थे। और मराठों के बारे में कहा गया कि मराठों के घोड़े यहां पर कटक से अटक तक, कटक से अटक तक, फ्रॉम कटक टू अटक। कटक कहां पर है? ओडिशा में। और अटक कहां पर है? सिंधु नदी के पास, इंडस रिवर के पास। कटक ओडिशा और अटक सिंधु नदी के पास। कहां? पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, पेशावर के पास। ठीक है। तो मराठों के घोड़े कटक से अटक तक रन कर रहे हैं। बाजीराव फर्स्ट के टाइम फ्रेम में। हाँ, इन्होंने ताराबाई के पुत्र संभाजी सेकेंड ने साहू की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। साहू की करेंगे ना, अभी अभी साहू की करेंगे। ठीक है। और एक और चीज हुई कटक से अटक तक के अलावा, एक और चीज हुई। अब पेशवा का पद वंशानुगत बन गया। पेशवा का पद वंशानुगत। नीचे वाला आ रहा है, देखो तो। ठीक है। पेशवा का पद क्या बन गया? वंशानुगत बन गया, हेरिडिटरी बन गई। मतलब अब इनके बाद इनके पुत्र ही पेशवा बनेंगे। ओके, ठीक है वर्षा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलते, मिटा दो इसको। ठीक है। अब 1739 में या 40 में आकर उनकी डेथ हो गई, है ना। बड़ी अजीब बात है कि इतनी जल्दी, बहुत छोटे थे जब वो पेशवा बने थे, तो बहुत ही छोटे थे, और बिल्कुल इतनी कम एज में मर जाना, ये मराठों के लिए एक सेटबैक था, है ना। मराठों के लिए एक कह सकते हो कि बहुत ही बुरी स्थिति थी कि जब इतनी कम एज में, अगर वो समझो कि वो 50 साल तक अगर रहते, है ना, अगर वो 50 साल तक, जिस तरह से कई सारे रूलर ने रूल किया, जिस तरह से अकबर ने रूल किया, जिस तरह से औरंगजेब ने रूल किया, है ना, तो अगर वो 50 साल तक रहते तो भारत की इमेज थोड़ी डिफरेंट होती, है ना। जो इतनी लूट मची उसके बाद वो थोड़ी शायद कम हो जाती, वो लूट। तो इनके बाद इनकी डेथ हो गई और इनके बाद इनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव पेशवा बने 1740 से लेकर 61 तक। देखो, किसी भी चीज को अगर आप हेरिडिटरी बना दो तो उसके साथ बुराई भी आ जाती है साथ साथ, है ना। अब बालाजी बाजीराव अपने पिता की तरह योग्य नहीं थे, है ना। अपने पिता की तरह, अपने फादर की तरह ये उतने योग्य नहीं थे जितने योग्य इनके फादर थे। तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी थोड़ी बहुत। अब देखो,
यहां पर देखो क्या है कि मराठों का एरिया थोड़ा बड़ा हो गया है ना, मराठों का एरिया पूरे भारत में इधर से उधर फैला गया है। तो आप अलग अलग रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों को दे दोगे, अलग अलग नेताओं को दे दोगे, है ना। तो मराठा के अंदर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय विभाजन हो जाएगा, क्षेत्रीय विभाजन। मराठों के अंदर क्षेत्रीय विभाजन हो जाएगा, रीजनल डिवीजन हो जाएगा। जैसे रीजनल डिवीजन क्या क्या कहां कहां कौन है, जैसे इंदौर, जैसे क्या है, मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर कहां हो गए, इंदौर में, इंदौर में मल्हार राव होलकर। जैसे रघुजी भोसले बरार, रघुजी भोसले, ये रघुजी भोसले कहां आ गए, बरार में आ गए, अलग अलग जगह पर। रानोजी सिंधिया ग्वालियर, रानोजी सिंधिया ये आ गए ग्वालियर। बड़ौदा गायकवाड़, गायकवाड़, बड़ौदा। तो क्या हुआ, क्षेत्रीय विभाजन हो गया। क्षेत्रीय विभाजन का मतलब क्या है, अलग अलग रीजन की, अलग अलग जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग मराठा लीडर को दे दी गई कि भाई आप यहां हो इधर देखो, आप यहां हो इधर देखो, आप यहां हो इधर देखो। इसने दो तरीके से काम किया। अभी तो इसने पॉजिटिव वे में काम किया, लेकिन आगे जाकर यही क्या होगा, नेगेटिव वे में काम करने लग जाएगा। अभी तो इसने मराठा कॉन्फेडरेंसी को स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया, लेकिन आगे यही क्या करेगा, कमजोर करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसी के समय में आपको याद होगा कि मैंने एक कहानी आपके साथ डिस्कस करी थी, वो कहानी थी अलीवर्दी खान वाली कहानी। आपको याद है कि अलीवर्दी खान जब बंगाल के नवाब बने थे तो उनके समय में बार बार मराठों का आक्रमण हो रहा था, है ना। तो अलीवर्दी खान ने मराठों के साथ एक समझौता किया, जिसमें अलीवर्दी खान ने ओडिशा का क्षेत्र मराठों को दे दिया, और इसके बदले में क्या होगा, मराठे अब बंगाल पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही बंगाल में डिस्कस किया हुआ है। तो अलीवर्दी खान, सिर्फ मैं यहां पर अलीवर्दी खान लिख रहा हूं, अलीवर्दी खान और बंगाल का इशू। ठीक है, ओके, अलीवर्दी खान, हमने बंगाल में पहले ही इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना इनके समय में हुई, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो घटना है 1761 ईस्वी में, 1761 में, और वो घटना थी पानीपत की थर्ड बैटल, पानीपत की थर्ड बैटल, थर्ड लड़ाई। ठीक है ना भाई, नाम सुना है ना आप लोगों ने, पानीपत की तीसरी लड़ाई। बहुत बार हमने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में पढ़ा हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। देखो, सबसे पहली चीज है कि इस लड़ाई का, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो पानीपत की थर्ड बैटल हुई है, उस बैटल का कारण क्या है, सबसे पहला कारण। तो कारण क्या है, कारण क्या है, कारण है यहां पर दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की राजनीति। अब दिल्ली की राजनीति क्या है, दिल्ली में खाली पंसा है, दिल्ली में खाली पंसा है। मराठा का यहाँ पर दिल्ली के जो मुगल किंग है उनका क्या नाम है, शाह आलम सेकेंड। अब वो शाह आलम सेकेंड तो दिल्ली में है नहीं, मैंने आपको पहले ही कहानी बताई हुई थी कि शाह आलम सेकेंड से जो पहले राजा थे उन सब की, उनके वजीरों ने आंख निकाल दी थी। अब शाह आलम सेकेंड बेचारा डर के इधर उधर भाग रहा था, कहीं मेरी भी आंख ना निकाल दे। तो दिल्ली की गद्दी खाली है, और अगर खाली जगह है तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई आ रहा है। तो उसको भरने के लिए एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली आ रहा है और दूसरी तरफ से मराठे जा रहे हैं। दोनों का दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं है, ना अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं, और ना मराठों की इतनी तो कुव्वत ही नहीं है। मराठों की ये सबसे बड़ी कमी रही कि पूरे भारत में उनके घोड़े दौड़ते थे, लेकिन कभी उन्होंने कोशिश नहीं करी कि मुगल को हटा के आप दिल्ली को भी मराठों के राज्य में मिला लो, है ना। तो ये क्या है उनका, जैसे कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि कोई मंत्री, हाँ, उनको हटा के खुद ही सैयद उधर क्यों नहीं बन गए राजा। तो सोचो कि जब कोई मंत्री नहीं बन पा रहा है और पूरे भारत में किसी को हिम्मत नहीं है कि मुगलों को हटाकर सिर्फ वहां पर राजा बन जाए, जो काम बाद में ब्रिटिशर्स ने किया, ये काम कोई हिम्मत वाला व्यक्ति कर सकता है, जिसके अंदर बहुत हिम्मत हो, बहुत स्ट्रेंथ हो। मराठों के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, भले ही पूरे भारत में उनके घोड़े दौड़ते थे, है ना।
तो दिल्ली की राजनीति, तो दिल्ली की राजनीति क्या है, यहां से अहमद शाह अब्दाली, यहां से अब्दाली आ रहा है, ये दिल्ली है हमारा, और यहां से मराठे आ रहे हैं। अब दोनों दिल्ली को कब्जा नहीं करना चाहते हैं, दोनों सिर्फ अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं दिल्ली के ऊपर। तो इस प्रभाव बढ़ाने की वजह से, है ना, दोनों अपना क्या करते हैं, प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसी का रिजल्ट था पानीपत की तीसरी लड़ाई। दोनों दिल्ली में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यह पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक है, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी तो एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली है, दूसरी तरफ से मराठा है। अब मराठा में ध्यान रखना है कि पेशवा नहीं गए हैं लड़ने के लिए। ठीक है, पूरी की पूरी सेना है विदाउट पेशवा, पेशवा को लड़ना ही नहीं आता, तो जाएंगे क्या करने के लिए उधर, है ना, ऐसे बैठ के दूर से देखते रहेंगे, तो उनको लड़ना नहीं आता है तो वो क्या ही जाएंगे। तो इसमें उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी, एक बड़ी सेना भेजी जो उनके भतीजे और उनके पुत्र के लीडरशिप में थी। ठीक है, उनका जो भतीजा था उनका नाम था सदाशिव राव भाऊ। भतीजा, भतीजा तो समझते ही हो आप, सदाशिव, सदाशिव राव भाऊ, यही सेनापति था, ध्यान रखना है, सदाशिव राव भाऊ ही उस सेना का सेनापति था। और पुत्र विश्वास राव, पुत्र विश्वास राव, और इन दोनों के नेतृत्व में पूरी मराठा सेना एक्सेप्ट पेशवा, पेशवा को छोड़कर पूरी मराठा सेना, ये सारे जो थे ये सारे, ठीक है, ये सारे गए थे। मराठों की सेना में ऐसा नहीं था कि खुद सिर्फ हिंदू हिंदू ही काम कर रहे थे, कुछ मुस्लिम भी काम कर रहे थे। जैसे एक व्यक्ति था जिसका नाम था इब्राहिम खान गारदी, इब्राहिम खान गारदी, जो तोपखाना विभाग का हेड था, तोपखाना, आर्टिलरी डिपार्टमेंट, तोपखाना विभाग, तोपखाना विभाग का हेड था। ठीक है, तोपखाना विभाग का हेड था इब्राहिम खान गारदी। तो ये सारे लोग मिलकर गए लड़ने के लिए, यहां से, इधर से, और उधर से अहमद शाह अब्दाली। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझो इस जगह पर, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझना है हमें यहां पर। भारत में उस समय बहुत सारे राज्य थे ना, बहुत सारे राज्य थे, पूरे भारत में हमने पढ़ा है, बहुत सारे राज्य, ऊपर में आप चल के देख लो आप, तो कई सारे राज्य थे जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है कुछ समय पहले। भारत के किसी भी राज्य ने मराठों को फेवर नहीं किया। भारत के जो कोई भी बहुत सारे राज्य थे वो या तो चुपचाप अलग रहे या फिर उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को फेवर किया। ठीक है, तो भारतीय राज्य, भारतीय अन्य राज्य, अन्य राज्य या तो युद्ध से अलग रहे, अलग रहना भी अहमद शाह अब्दाली को फेवर करना हुआ, है ना, या तो युद्ध से अलग रहे या उन्होंने, एक मिनट, अब्दाली को सपोर्ट किया। हाँ बोलो अब वर्षा। अगर मान लो कि मेरी लड़ाई, तुम्हारी बहन है ज्योति, अगर मान लो उससे मेरी लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो अगर तुम चुप हो, होना क्या चाहिए, तुम्हें ज्योति को फेवर करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम चुप हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे फेवर में हो। इनडायरेक्टली बात तो वही हो गई ना, अगर तुम उसके फेवर में लड़ोगी तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो अगर तुम चुप हो इसका मतलब तुमने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ही फेवर किया, क्योंकि तुमने उसको कमजोर किया, तो अगर तुमने उसको कमजोर किया तो मुझे ही तो फेवर किया तुमने। ठीक है, तो अगर भारतीय राज्यों ने, अगर भारतीय राज्य इस युद्ध से अलग रहे तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अहमद शाह अब्दाली को ही फेवर किया। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ, परिणाम बहुत बड़ा था, है ना, परिणाम बहुत छोटा नहीं था, परिणाम बहुत बड़ा था। परिणाम कैसे बड़ा था मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, परिणाम मैं कह रहा हूं आपको, परिणाम बहुत ही भयंकर था।
इस युद्ध का परिणाम बहुत ही भयंकर था। कैसे, क्या था परिणाम? मराठों की पराजय, ये कोई परिणाम नहीं था। मराठों की पराजय ये कोई परिणाम नहीं है। पराजय, विजय पराजय तो चलती रहती है, ये कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं है। परिणाम क्या है? सारे मराठा सरदारों की मृत्यु, सबके सब मर गए, सबके सब मर गए युद्ध में। ये बहुत बड़ा, ये बहुत घातक सिद्ध हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये मैसेज पेशवा को पहुंचा तो पेशवा की भी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। जब ये मैसेज पेशवा तक पहुंचा तो हार्ट अटैक से पेशवा की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसीलिए इस युद्ध का परिणाम बहुत ही घातक हुआ। और किसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट ये किया यहां पर, जो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। सामान्यतः हम क्या पढ़ते हैं, कौन शासन करेगा, लेकिन यहां पर क्या है, कौन शासन नहीं करेगा। मतलब क्या है इसका, कि मराठों के बारे में लगता था कि मुगलों के उत्तराधिकारी वही बनेंगे, मतलब अगली बार भारत को कौन यूनाइट करेगा तो मराठे करेंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन इस युद्ध में जब इतनी बुरी तरह से मराठों की पराजय हुई तो यह समझ में आ गया कि मराठे तो है ही नहीं, अब मराठे हैं ही नहीं। तो यही हो गया, भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, मतलब मराठे तो नहीं करेंगे। अब मराठों की शक्ति बुरी तरह से टूट गई, सारे के सारे नेता मर गए। कम से कम ये भी करते, हार रहे थे तो बच के भाग जाते, ये भी करते। कई बार हमने देखा है, मोहम्मद गोरी हार रहा था बच के भाग गया, हुमायूं हार रहा था बच के भाग गया। जब हार रहा था बच के भाग गया तभी तो दोबारा आया और फिर से जीता। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या भूत सवार था, हार रहे हैं तो चुपके से निकल जाते कोने कोने से कहीं, है ना। तो कोने कोने से निकलना इन्हें पसंद नहीं था, इन्हें मरना ज्यादा पसंद था शान में, है ना। ये शान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आन बान और प्राण, शान नहीं, आन बान शान और दे दिया प्राण, है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आन बान शान ठीक है, लेकिन उसमें प्राण देना क्या जरूरी है? भगवान राम से इंस्पायर है क्या, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो प्राण चला जाए तो चला जाए, तो वो टाइम अलग था, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली। अभी आपने कौन सा किसी को वचन दे रखा है ना, ये सोच के कहीं मर गए जाके कि उधर जाके वो वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना, कहेगी तू तो हार के आ गया, है कि नहीं। तो कहते हैं कि एक बार जसवंत सिंह याद होगा आप लोगों को, जसवंत सिंह जब औरंगजेब से लड़ने के लिए आ रहे थे तो जसवंत सिंह को समझ में आ गया कि औरंगजेब से मैं जीत नहीं पाऊंगा, है ना। तो वो वॉर छोड़ के चले गए और जाके कहां चले गए, अपने घर चले गए। तो कहते हैं कि जब वो घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने गेट खोलने से मना कर दिया, है ना, मैं भगोरों के लिए गेट नहीं खोलती, है ना। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद गेट का दरवाजा वगैरह खुला। तो हमारे यहाँ की महिलाएं भी जो थी ना वो सही क्या वीरांगना, वीरांगना, हस्बैंड मर गया जाके उधर, क्या वीरांगना, है ना। वीरांगना, ये वीरांगना किसी काम का नहीं है भाई, इसी वीरांगना के चक्कर में भारत की ये हालत हुई, है कि नहीं। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था कि मेरा हस्बैंड मर गया कोई बात नहीं, अब मैं लड़ूंगी। उनको भी ट्रेन करना चाहिए, महिलाओं को भी ट्रेन करना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है, महिलाओं को कमजोर, है ना, विमेन एम्पावरमेंट, हमारे यहाँ कोई भी विमेन एम्पावरमेंट हुआ ही नहीं आज तक। विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक दिखावा है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो जाता है, लड़कियों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना, ये है वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट को क्या समझ लिया, सूट छोड़ के हाफ पैंट पहन लो, बस ये है वुमेन एम्पावरमेंट, और कुछ नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, लड़कियों को ये सिखाओ कि कोई तुम्हारे ऊपर एक हाथ चलाए तो उसको 5 दो, ये दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। ये कहां कर रहे हैं हम, आदमी महिलाएं किस चीज में, लड़कियां किस चीज में खुश हो रही हैं, अगर उनका गाल ज्यादा लाल है किसी महिला का तो वो सोचती है कि हाँ ये सही है भाई। तो होड़ किस चीज की मची हुई है, ब्यूटीफुल दिखने की होड़ मची हुई है। गालों को लाल करना, आंखों में काजल लगाना, बाल में 78 जगह पर वो गूंथना बालों को, है ना, दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। जबकि होना क्या चाहिए, फिजिकली और मेंटली वुमेन को स्ट्रांग बनाना है। तो ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ, नहीं हो रहा है। फिजिकली स्ट्रांग का मतलब उन्हें मार्शल आर्ट सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो। और मेंटल का मतलब है उनको एजुकेशन दो, उनको शिक्षा दो। तो ये दोनों चीजें नहीं हो रही है। हो क्या रहा है, आप सबको पता है हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे पास, परिणाम। इसलिए मैंने कहा कि परिणाम इसका बहुत ही भयंकर रहा। मराठों की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई और बात कहां पर पहुंच गई कि भारत पर अब कौन शासन नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो ये अब आ जाते हैं यहां पर एक टॉपिक, मराठों की पराजय का कारण।
मराठों की पराजय का कारण। देखो, अब ये बहुत ही कठिन विषय है। आपके बुक में भी, आपके पास जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ है मराठों की पराजय के क्या कारण हैं। और मैं थोड़ा सा अगर मेरी बात मानो तो मैं थोड़ा सा उन कारणों से बहुत बोर हो चुका हूं, है ना। जब मैं बैठता हूं तो मैं बहुत डीपली जाकर पढ़ने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि वो सारे कारण सारे नहीं हैं, कुछ कारण तो हैं। भारत के अंदर कभी भी, भारत के अंदर कोई बाहर से आक्रमण हुआ, याद करके पूरी हिस्ट्री में एक बार नजर घुमा के देख लो, कभी भी भारत के ऊपर कोई बाहर से आक्रमण हुआ तो सिर्फ दो काल में ऐसा हुआ है, सिर्फ दो टाइम पे ऐसा हुआ है जिसमें भारत की विजय हुई है। एक, पहली विजय हुई है जब हमने सेल्यूकस निकेटर को हराया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, ठीक है, पहली विजय। दूसरी विजय जब स्कंदगुप्त ने हूनों को हराया, ठीक है, स्कंदगुप्त ने हूनों को हराया। यही दो पॉइंट ऐसे हैं जब विदेशी आक्रमण के खिलाफ भारतीयों की विजय हुई है। यही दो फ्रेम है ऐसा। बाकी चाहे कोई हो, चाहे कोई भी हो, आप देखो कि अकबर बहुत पावरफुल था, है ना, बहुत पावरफुल रूलर थे अकबर। लेकिन क्या अकबर के अंदर इतनी हिम्मत थी कि जब पर्सिया ने कांधार को सीज कर लिया, तो क्या अकबर के अंदर इतनी हिम्मत थी कि पर्सिया से कांधार को छीन सके? नहीं थी। कहने को तो अकबर बहुत पावरफुल थे, है ना। उसी तरह से कभी भी आप देखो कि कितने आक्रमण हुए भारत के ऊपर, कभी भी हमारी विजय हो ही नहीं पाई, चाहे यहां पर रूलर कोई भी हो। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान, हमने लड़ाई तो नहीं करी ना चंगेज खान के साथ, अगर लड़ाई होती तो इल्तुतमिश की क्या हालत होती आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पर तैमूर का आक्रमण, देखो हमारी क्या हालत हो गई, है ना। उसके बाद अब मुगल डायनेस्टी वाले आए, बाबर आए और भारत के सारे राजाओं को हरा दिया। फिर मुगल डायनेस्टी वाले यहाँ आकर बस गए। उसके बाद उसी मुगल डायनेस्टी में, जब मुगल डायनेस्टी थी तब भी हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, है ना। कई बार पर्सिया ने हमें धमकी दी, हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट पीरियड में नादिर शाह आया, नादिर शाह लूट के ले गया। फिर नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आया, 38 बार लूट के ले गया, है ना। तो हमारे अंदर हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि भारत के अंदर ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या समस्या है जिसकी वजह से हम विदेशी आक्रमण को झेल नहीं पाए। चाहे किसी भी तरह का विदेशी आक्रमण हुआ, मोहम्मद गोरी का विदेशी आक्रमण हुआ, हम उसे रोक नहीं पाए। गजनवी का विदेशी आक्रमण हुआ, हम उसे रोक नहीं पाए। एंशिएंट पीरियड में कई बार विदेशी आक्रमण हुआ, हम उसे रोक नहीं पाए। तो सिर्फ दो बार को छोड़कर, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक स्कंदगुप्त के समय में। तो हमें वास्तव में अगर हम ढूंढें तो कोई एक कारण नहीं हो सकता है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग कारण रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग समय के लिए। अब हम अगर मराठों के बारे में सोचें तो मराठों की पराजय का क्या कारण हो सकता है। आपने पूरी मराठा कहानी पढ़ी, आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, आपको हिस्ट्री पता है, आपने सुन रखी है कहानी, आपने सुन रखी है। हिस्ट्री कोई नया सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, है ना। तो आपको पूरी हिस्ट्री पता है। आपने मराठों को भी देखा, आपने अहमद शाह अब्दाली को भी देखा, दोनों को आपने देखा, है ना। मराठों की शक्ति क्या है, मराठों का वीकनेस क्या है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। और अहमद शाह अब्दाली की क्या शक्ति है और क्या वीकनेस है, ये हमें नहीं पता, नहीं पता ना। अहमद शाह अब्दाली की क्या शक्ति है और क्या वीकनेस है, ये आपको पता है क्या? नहीं पता है ना। क्लियर, सोच लो, नहीं पता। क्या आपको लगता नहीं है कि ये हमारी एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारा जो कंपटीटर है, हमें उसकी शक्ति और उसकी कमियों का ही पता नहीं। क्या मराठा लीडर ने ये जानने की कोशिश करी कि जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उसकी शक्ति क्या है और उसकी वीकनेस क्या है? ऑफ कोर्स मैं 100% कह सकता हूं कि हमारे पास स्पाई थे, हमारे पास गुप्तचर थे, हमने गुप्तचर से पता किया होगा, जरूर किया होगा। लेकिन वो हमने कब पता किया? जब वो अहमद शाह अब्दाली हमारे गोर घर में घुसकर आकर बैठ गया तो हमने पता किया, अच्छा पता करो अहमद शाह अब्दाली की क्या कमी है ना। जबकि अहमद शाह अब्दाली एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरे भारत में क्या चल रहा है इसकी वो पल पल की खबर रखता होगा। दूरदृष्टि वाले लोग ऐसे ही होते हैं, जिनकी दृष्टि दूरदृष्टि वाली होती है वो ऐसे ही होते हैं, जो छोटी छोटी परेशानियों में उलझना चाहते हैं, उलझे रहना चाहते हैं। उनकी दृष्टि आज भी हम अपने ऊपर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या हमारी दृष्टि दूरदृष्टि है।
या हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों में उलझे हुए हैं। जिसकी दृष्टि दूरदृष्टि होगी वही समाज को लीड करेगा, वही समाज को नेतृत्व प्रदान करेगा। और जिसकी दृष्टि दूरदृष्टि नहीं होगी वो कचरा था, कचरा है और कचरा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक आप पे छोड़कर जा रहा हूं, हम इसे नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कि आप इसे सोचो एक बार, है ना। ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए सोचना, इससे आपको अपने बारे में भी पता चलेगा। आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़ो, लेकिन एज इट इज मत पढ़ो। हिस्ट्री है इसका मतलब ये नहीं है कि एज इट इज पढ़ लिया। हिस्ट्री में एक नया चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करो, अपने अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करो। सोचो, आपके दिमाग में ये जो सोया हुआ बैठा हुआ है ना, ये सोया हुआ है, इसको उठाओ, जगाओ। सुबह हो गई है, इसको बोलो सुबह हो गई भाई। कब तक तू 2% में ही घूमता रहेगा? एवरेज इंसान 2% यूज करता है, पता है ना, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। तो कब तक तू 2% में ही घूमता रहेगा? कुछ बढ़ा, अपनी क्रिएटिविटी को कुछ बढ़ाओ, है ना। तो आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो, सोचो, बुक के पॉइंट को पढ़ो, सोचो वास्तव में ये है सही है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं नहीं सही है तो ठीक नहीं है भाई, हम उस पॉइंट को अब यूज नहीं करेंगे। आगे आने वाले समय में हम अपने पॉइंट को चेंज करेंगे, बदलेंगे समय के साथ, हिस्ट्री को नए तरीके से लिखने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, चलो इसे खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं, लेकिन सोच के आना जरूर। बंद कर दो। पानीपत के थर्ड बैटल के बाद मराठों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पानीपत का थर्ड बैटल हमारा, तो आप एक बार जरा मराठा पेशवा को देख लो। मराठा राज्य है हमारे पास। हमने किनके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब यहां पर आ गया 1761, 1761 की लड़ाई, 1761 की लड़ाई, पानीपत की तीसरी बैटल। पानीपत की तीसरी बैटल में जो भी लड़ने लायक थे वो सब मर गए। ठीक है, जो भी लड़ने लायक थे। तो बालाजी विश्वनाथ का एक और बेटा था जो अभी छोटा था, वो बना राजा, माधवराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट। ये बन गया पेशवा हमारा 1761 से लेकर 72 तक। छत्रपति साहू की तो अपडेट हो गई, तब तो छत्रपति की वैल्यू ही खत्म हो गई, तो हमें छत्रपति के बारे में पढ़ना ही नहीं है, छत्रपति कौन है। अब तो जो मराठा है उसको, उसके सारे जो उसकी सारी चीजें जो हैं वो यहीं से बाजीराव फर्स्ट के बाद से ही मराठा की पूरी शक्ति जो है वो पेशवा के हाथों में आ गई, है ना। अब जो छत्रपति हैं वो हैं तो, लेकिन उनका कोई इंपोर्टेंस नहीं है, हम उनके बारे में पढ़ते नहीं। तो इनके बाद से हम सिर्फ पेशवा का ही रूल है, पेशवा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो माधवराव फर्स्ट। अब पानीपत की बैटल के बाद आप देखोगे कि ऐसा हुआ, ऐसा लगता है कि मराठे बिल्कुल खत्म हो गए, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माधवराव फर्स्ट के लीडरशिप में मराठा एक बार फिर से प्रोग्रेस करने लगे, है ना। एक बार फिर से ऐसा माधवराव फर्स्ट ने ऐसी चीजें दिखाई कि लगा ही नहीं कि पानीपत की बैटल में ये मर गया, है ना। ऐसी पावर इन्होंने दिखाई, ऐसी शक्ति इन्होंने दिखाई, फिर से लगा कि मराठा शक्ति रिवाइव हो रही है ना, मराठा शक्ति का उदय हो रहा है। ये माधवराव फर्स्ट के टेन्योर में हमें ऐसा लगा, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अचानक फिर मराठों के लिए देखो, मराठों का कई बार मराठों को का किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, है ना। कई चीजें होती है, समय भी ऐसा होता है कि वो हमें साथ ना दे। तो माधवराव फर्स्ट की अचानक एक दिन ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई, है ना। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि टीबी बीमारी से, 6 रोग जिसे हम कहते हैं, इनसे इनकी डेथ हो गई। ये मराठों के लिए एक लंबा सेटबैक था, एक गहरा सेटबैक था, माधवराव फर्स्ट की डेथ। ऐसे मराठों की शक्ति आगे बढ़ ही रही थी कि इनकी डेथ हो गई। फिर इनका छोटा भाई, यंगर ब्रदर नारायण राव, नारायण राव बनते हैं अगले पेशवा। इनके छोटे भाई यंगर ब्रदर नारायण राव पेशवा बनते हैं, ब्रदर नारायण राव। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई इसी समय। बालाजी बाजीराव, ये जो है बालाजी बाजीराव, इनके छोटे भाई, इनके यंगर ब्रदर, उनका नाम था नारायण राव। ठीक है, नारायण राव इनके छोटे भाई थे, उनकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी पेशवा बनना चाहिए, मेरा भी मन हो रहा है पेशवा बनने का, है ना। अब यहीं से बैड साइड या डार्क साइड ऑफ मराठा कन्फेडरेंसी हमें देखने को मिलेगी, जो हर एक भारतीय राज्यों की विशेषता है। ये भी भारत के राज्यों की पराजय का मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन है, डार्क साइड ऑफ इंडियन कल्चर। इस समय जो इंडियन कल्चर डेवलप हो रहा है वो, तो नारायण राव जब पेशवा बन गए तो ये थोड़े छोटे थे, तो इनके चाचा, है ना, ये दोनों क्या थे, इनके पुत्र थे।
इनके बड़े लड़के, मतलब एक लड़का तो इनका वहां मर गया, पानीपत की लड़ाई में मर गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो बालाजी बाजीराव के भाई थे, उनका नाम था रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव का की इच्छा हुई कि मैं भी पेशवा बन जाऊं। तो रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेसी से नारायण राव को मार दिया। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी से इन्होंने नारायण राव को मार दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब बन गए हमारे पास रघुनाथ राव, रघुनाथ राव पेशवा बन गए। ठीक है, रघुनाथ राव द्वारा हत्या, रघुनाथ राव द्वारा हत्या। ठीक है, रघुनाथ राव द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और फिर रघुनाथ राव बन गए पेशवा। लेकिन जैसे ही ये कांड हुआ, वैसे ही मराठा के जो और भी लीडर्स थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया। उसी में इस समय मराठों के जो लीडर थे जिनका राइज हुआ, उनमें एक थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, ये नाना फडणवीस मराठा नेता था, मराठा लीडर। मराठा नेता नाना फडणवीस ने क्या किया, रघुनाथ राव पे प्रेशर डाला कि तूने गलत किया है ना, उसको कुछ कहा होगा। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, वो यहां से छोड़कर रघुनाथ राव चले गए, है ना। ये रघुनाथ राव पेशवा की चेयर को छोड़कर चले गए। ठीक है, जब वो पेशवा की चेयर को छोड़कर चले गए, तो नाना फडणवीस ने नारायण राव के पुत्र, नारायण राव के पुत्र माधव राव को अगला पेशवा बनाया। तो अगला पेशवा बन गए माधव राव सेकेंड। माधव राव सेकेंड कौन है, अभी बताता हूं। नारायण राव के पुत्र, नारायण राव के पुत्र माधव राव सेकेंड और नाना फडणवीस, इन दोनों ने मिलकर मराठों को संभाला। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर मराठों को संभाला, लेकिन रघुनाथ राव मानने को तैयार नहीं थे। तो जो रघुनाथ राव है वो यहां से भागकर चले गए, कहां, सूरत। ये यहां से भागकर चले गए सूरत। किसके पास चले गए, ब्रिटिश के पास। सूरत चले गए ब्रिटिश के पास और इन्होंने 1775 ईस्वी में ब्रिटिश के साथ सूरत की संधि की, ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश के साथ 1775 ईस्वी में सूरत की संधि की और इन्होंने कहा उससे, ब्रिटिश से जाके कि भाई देख मुझे पेशवा बनना है ना। तो मैंने कहा भारत में कई सारे ऐसे दुर्जन हुए हैं, दुर्जन, जिसमें से एक ये भी दुर्जन है, रघुनाथ राव। ठीक है, जैसे हमने 3-4 दुर्जनों की बात की थी ना, एक तो वो कौन कौन था, एक मीर जाफर, सादतुल्ला खान और ये एक नालायक। ठीक है, तो रघुनाथ राव ने जाकर ब्रिटिश के साथ सूरत की संधि की, उसको कहा कि मैं पेशवा बनना चाहता हूं, है कि नहीं। तो ब्रिटिश बहुत दिनों से मौके की तलाश में थे, है ना, कि टाइमिंग देखो आप क्या है, 1775 ईस्वी में। इस समय तक क्या है, अगर आप ब्रिटिश की बात करो तो ब्रिटिश में आप देखोगे कि ब्रिटिश के 3 मेन सेंटर थे। ब्रिटिश के 3 मेन सेंटर थे, पश्चिम में, पूरब में बंगाल और दक्षिण में मद्रास। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल कि ब्रिटिश जो फैक्ट्री थी वो काफी प्रोग्रेस में थी, क्योंकि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश बहुत आगे हो गए थे। उसी तरह दक्षिण भारत वाले भी ब्रिटिश थे, वो बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन इस वाले ब्रिटिश को कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो ये बहुत दिन से मौके के इंतजार में था कि भाई हम भी कुछ ऐसा कांड करें। वो करने का मौका इसे किसने दे दिया, रघुनाथ राव ने दे दिया। और रघुनाथ राव ने इस तरह से सूरत की संधि की, जिसमें इसने कहा कि मुझे पेशवा बना दो, बदले में इसने कुछ देने का भी वादा किया होगा। इतना बड़ा गधा था कि ये भी नहीं देखा कि बंगाल में क्या हुआ और मद्रास में क्या हुआ। तो समझ लो कि जब हमारे यहाँ के लीडर्स को ये नॉलेज नहीं है कि अपने पास में क्या हो रहा है, तो वो कैसे पता उन्होंने किया होगा कि अहमद शाह अब्दाली कितना पावरफुल है। जब हमें अपने घर के पास का आइडिया नहीं है, तो अहमद शाह अब्दाली का क्या खाक आइडिया होगा हमें। तो ये भारत की स्थिति है, ये सब हार के कारण है, रियल रीजन है डिफीट के। तो इन्होंने उसके साथ ट्रीटी करी थी, तो ब्रिटिश ने कहा चलो भाई ठीक है, तुझे पेशवा बना देते हैं। तो जब पेशवा बनाने के लिए जाएंगे तो ब्रिटिश की और जो मराठों की ये पेशवा की सेना है, ये सेना माधवराव और नाना फडणवीस की सेना है, इनके बीच लड़ाई होगी, है ना। तो इसी को हम कहते हैं प्रथम एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध 1775 टू 82, 1775 से 82, 1775 से 82। ठीक है, ओके। अब ये 7 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, लेकिन ब्रिटिश सेना मराठों को हरा नहीं पाए, मराठों की सेना को हरा नहीं पाए। इसीलिए मैं यहां पर कहता हूं, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पानीपत की फर्स्ट बैटल में जो मराठों की शक्ति बुरी तरह से टूट गई थी,
वो अभी भी बची हुई है ना, वो पूरी तरह से टूटी नहीं है। इतना टूटने के बाद भी मराठे बचे हुए हैं, ये मराठों की स्ट्रेंथ है, ये मराठों की हिम्मत है। लेकिन पता है क्या है, आपस में ही फूट इतनी ज्यादा है, आपस में ही मेल मिलाप नहीं है ना, तो घर के अंदर मेल मिलाप नहीं रहेगा आपका, तब तो आप कमजोर हो ही जाओगे, है ना। तो यही हुआ कि 1775 से 82 के बीच में ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई का कोई भी आउटपुट नहीं आया। आउटपुट तभी आता जब ब्रिटिश जीत जाते। दूसरी चीज ये भी कह सकते हो कि मराठा सेना इतनी भी शक्तिशाली नहीं है कि वो ब्रिटिशर्स को हरा पाते, तो ब्रिटिशर्स को हराना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। उस समय ब्रिटिश सेना को हराना तो संभव ही नहीं था, वो समय ही ऐसा था कि ब्रिटिश सेना हार नहीं सकती थी, पूरी दुनिया में नहीं हार रही है, तो मराठों से कैसे हार जाएगी। लेकिन इतनी पावरफुल ब्रिटिश सेना होने के बावजूद भी मराठों को नहीं हरा पाई, ये मराठों की स्ट्रेंथ थी, मराठों की शक्ति थी, है ना। तो 7 साल के बाद ब्रिटिश और मराठों के बीच में ट्रीटी ऑफ सालबई हुई, सालबई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबई, सालबई की संधि। ये सालबई की संधि जो थी वो 1782 ईस्वी में हुई, ब्रिटिश और मराठों के बीच में। इस सालबई की संधि में दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये जो सालबई की संधि थी, इसमें सालबई की संधि में दोनों ने एक दूसरे के जो क्षेत्र जीत लिए थे, इसे इन्होंने वापस कर दिया। यह ब्रिटिश के लिए नेगेटिव था कि उन्हें बेइज्जती, भारी बेइज्जती उठानी पड़ी इस वॉर के बाद। इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो बंगाल वाली यूनिट थी, बंगाल वाली जो यूनिट थी, उसमें जो बंगाल की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो एक चीज बस हमें ध्यान रखना है, पर एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि इस वॉर में वॉरेन हेस्टिंग्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। ये वॉर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स लड़ी गई थी। हाँ, बाद में उसको पता चला होगा कि ये लड़ाई हो रही है और वो इन्वॉल्व भी हुआ होगा इसमें, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स का कोई खास रोल नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर समझ में आ गया आपको, लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई, एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई, लड़ाई का रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट में किसी की भी विक्ट्री, किसी की भी डिफीट नहीं हुई। फिर सालवई की संधि हुई 1782 में, और इस सालवई की संधि में दोनों ने एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते थे, इसे इन्होंने वापस कर दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ब्रिटिश के लिए ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं थी, है ना, ये समझ सकते हो आप, ब्रिटिश जिसका पूरी दुनिया में, है ना, इतना नाम है, और वो इस तरह से उसको ये संधि करनी पड़े। तो ब्रिटिश जो थे बड़े भेड़िया टाइप से, भेड़िया ना, चालाक लोमड़ी, ये लोमड़ी है, चालाक। जब इसे लगता था कि अब तो कुटाई हो रही है, तो तुरंत ही पैरों पे गिर जाता था, चरणों पे गिर जाता था। यही काम कर करके ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को जीता है ना, पूरी दुनिया को जीता उसने, शक्ति के बल पर नहीं जीता है, शक्ति भी थी उसके पास, लेकिन वो बहुत, पूरी दुनिया में अगर समझ लो उस समय सबसे चालाक कोई था तो वो ब्रिटिश था। चालाक, उसने दुनिया को चालाकी से जीता, शक्ति वक्ति से तो क्या ही जीतेगा, कि कई बार वो पिटा और पिट के वो पैरों पे गिर जाता था, हुजूर माई बाप तुसी ग्रेट हो, तोहफा लो, ले लो, तोहफे में कुछ भी ले लो, माफ कर दो, है ना। तो सामने वाला थोड़ा पिघल जाता था, क्योंकि वो ब्रिटिश की तरह चालाक नहीं था। तो अगर चालाक होता तो क्या करता, उसी समय उसकी कुटाई कर देता, जैसे ही हुजूर माई बाप करता ऊपर से 2 और लगाता, चल, है ना। तो ये हालत थी। तो इस वजह से उसने पूरी दुनिया को जीतने में वॉर के साथ साथ, मतलब वॉर इक्विपमेंट के साथ साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ उसने चालाकी का भी सहारा लिया, है ना। और बस दुनिया आज उसी की है जो चालाक है। लोमड़ी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, लोमड़ी कहते हैं चालाक, चालाकी, इस तरह की चालाकी नेगेटिविटी होती है, लेकिन ब्रिटेन ने इसी चालाकी से पूरी दुनिया को जीत लिया, ठीक है। अब ब्रिटेन की तो बड़ी, है ना, आप आपस में अपने मन में बड़ा बड़ी ग्लानी फील हो रही है भाई, कि बड़ा गड़बड़ हुआ हमारे साथ, है ना, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, है ना, जीत भी नहीं पाए हम, वो बंगाल वाला जीता बैठा है, वो मद्रास वाला जीता बैठा है, और हमें तो भारी ग्लानी हो रही है। तो वो जुगाड़ में थे कि दूसरा मौका मिले, ठीक है, तो दूसरे मौके के वो इंतजार में थे। तो अब दूसरा मौका उन्हें मिलेगा, कैसे मिलेगा, 1796 में, 1796 में पेशवा की मृत्यु हो जाएगी। देखो मैंने कहा कई बार, मराठों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि पेशवा की अचानक एक दिन मृत्यु हो गई, ठीक है, पेशवा माधवराव जो है उनकी 1796 में मृत्यु हो गई। और दूसरा क्या था, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस भी गुजर गए, है ना। नाना फडणवीस ने सोचा कि मेरा मित्र चला गया, मैं भी क्या करूंगा अब रह के, तो नाना फडणवीस की मृत्यु, नाना फडणवीस की हो गई मृत्यु। अब मराठा राज्य के अंदर सिर्फ एक ही योग्य व्यक्ति बचा है जो अयोग्य है, योग्य व्यक्ति बचा है राजा बनने के लायक, जो वहां अयोग्य है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड, मराठों के अंतिम पेशवा, 1796 से 1818 तक, 1796 से लेकर 1818 तक। सर तीसरा नाम वो भी चौथा नाम उसकी बाजवा बाजवा
अच्छा है ना, हमें याद करने में आसानी हो रही है। हाँ ये बात तो है। ये अभी बताता हूँ। तो ये एक योग्य व्यक्ति राजा बनने के लायक था, जो अब बिल्कुल अयोग्य था, है ना, ये बन गया पेशवा। अब ये बंदा है कौन बाजीराव सेकंड भाई, ये इतना अयोग्य नालायक व्यक्ति कौन है? तो ये जो नालायक व्यक्ति है ये किसी नालायक का ही होगा, कुपुत्र होगा, है ना। तो आप देख लो पूरे मराठा कन्फेडरेंसी में सबसे ज्यादा नालायक कौन दिखा आपको? बस, तो ये उसी का बेटा, ठीक है। तो सन ऑफ रघुनाथ राव। हाँ, नाम की डिक्शनरी कम थे, सही बात है। तो रघुनाथ राव का है ये पुत्र, ठीक है, ओके। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ना, पर यहां पर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब वो प्रॉब्लम की बात करते हैं थोड़ी सी। ये जो आपने कई सारे अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि मराठे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विभक्त हो गए थे ना, उधर होलकर, उधर सिंधिया, इधर भोसले, इधर गायकवाड़, ये सब थे ना, हमने नाम पढ़ा था ना इनके बारे में। इन सब के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई, है ना। मराठों की क्षेत्रीय शक्ति के बीच में क्या हुई? आपसी प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। तो आप इसे समझ सकते हो, मराठा क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। और सिर्फ क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, ये जो हमारे पेशवा होते थे वो भी उसमें शामिल होते थे, जो हमारे पेशवा थे वो भी उसमें शामिल होते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि एक मराठा लीडर थे जिनका नाम था जसवंत राव होलकर। एक दिन जसवंत राव होलकर को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हरा दिया, ठीक है। इन सबके बीच में जब आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो कोई उससे लड़ रहा था, कोई उससे लड़ रहा था, कोई उससे लड़ रहा था, कोई उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, है ना। है तो सारे नीचे ही भरे पड़े इधर, और नीचे सबको सरदार ये आ गया हमारा बाजीराव सेकंड। तो ये सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है। ये भारत की हालत थी, ये उस राज्य की हालत थी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भारत के उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे, है ना, मुगलों के बाद। तो क्या हुआ कि जसवंत राव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हरा दिया, ठीक है। ये हमें समझना है कि ये उसने क्या किया, ऐसा कांड कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो बाजीराव सेकंड है वो बेचारा बड़ा डर गया। उसने सोचा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, है ना, कहीं ये सब मिलके मुझे कूट ना दे, है ना, कोई आके कूट सकता है इनको। तो क्या हुआ कि ये पास में ही एक जगह थी, बेसिन जिसे हम कहते थे। तो ये क्या हुआ, जो पेशवा थे वो पास में ही, इनको दिखा कहां जाऊं, तो पास में दिखा इनको ब्रिटिशर्स। तो ये क्या हुआ, पेशवा चले गए कहां पर? ब्रिटिशर्स के पास, बेसिन में। पेशवा चले गए ब्रिटिश के पास बेसिन या बसिन। और यहीं पर यह घटना हुई 1802 ईस्वी में। ये घटना है 1802 ईस्वी की। ये वहां चले गए और वहीं पर ब्रिटिश और पेशवा के बीच में बसिन की संधि हुई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश और पेशवा के बीच में बेसिन की संधि हुई। देखो बेसिन की संधि क्या थी, बेसिन की संधि एक सहायक संधि थी। अब ये सहायक संधि क्या है, इसे मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ समय के बाद। जब हम लॉर्ड वेल्लेस्ली को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वहां पर कि सहायक संधि क्या है। बस आप इतना समझो कि अगर आपने ये सहायक संधि कर ली तो आपका काम खत्म। तो ये सहायक संधि क्या है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो पेशवा चले गए ब्रिटिश के पास बेसिन में, और ब्रिटिश और पेशवा के बीच में बेसिन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। इस बेसिन की संधि ये क्या थी, एक सहायक संधि थी। अब इसमें यह भी बात थी कि मैं, जैसे इसने जाके क्या कहा होगा, हुजूर हुजूर माई बाप बड़ी गड़बड़ हो गई है ना, कोई मुझे मार ना दे। तो ब्रिटिश ने कहा, क्या कहा होगा, ठीक है मैं तुझे सुरक्षा प्रोवाइड करवाऊंगा, यही कहा होगा। तो सुरक्षा प्रोवाइड करवाऊंगा तो एक लड़ाई होगी भाई, है ना, बिना लड़ाई के तो सुरक्षा प्रोवाइड करवाऊंगा नहीं। तो यहीं पर एक लड़ाई स्टार्ट हुई जिसे हम कहते हैं सेकेंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 टू 1805। हाँ, ब्रिटिश और मराठों के बीच होगी लड़ाई, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि ब्रिटिश अब ये चाहते हैं कि मराठों को खत्म कर दो, है ना। ये मराठे, है ना, जिस तरह से ये मराठे कर रहे हैं तो इनको खत्म कर दो, ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनको खत्म करना आसान।
हाँ, ये इनके पास मिल गया, तभी तो उनको मौका मिला, है ना। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, यही मौका है, इनको खत्म कर दो। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चला। इस वॉर में ब्रिटिश कंपनी ने सारे के सारे मराठे लीडर्स को पराजित कर दिया। सारे के सारे जितने भी मराठे लीडर्स थे वो सारे के सारे पराजित हुए, और सबके साथ ब्रिटिश ने अलग अलग संधि की। ठीक है, तो इसमें सारे मराठा सरदार पराजित हो गए। ठीक है, और सबके साथ क्या हुई, संधि हुई। सबके साथ अलग अलग संधि हुई। ये कौन सी संधि थी, ध्यान रखना है, सबके साथ जो संधि हो रही है यह भी एक सहायक संधि थी, सहायक संधि थी। सारे मराठा सरदार पराजित हुए और सबके साथ सहायक संधि की गई। अब सहायक संधि का जरा सा नाम लिख लेते हैं थोड़ा सा हम। सबसे पहले लिख लो यहां पर पहली संधि देवगांव की संधि। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि रघुजी भोसले। ये संधि किसके साथ हुई थी, रघुजी भोसले के साथ। ये एक ऑर्डर में है, ध्यान रखना है, ये पहला है देवगांव की संधि। दूसरा ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव लिख लोगे, SURGI सुरजी, अर्जन ARGEN अर्जन GAON, सुरजी अर्जन गांव की संधि ये हुई थी दौलत राव सिंधिया के साथ। इसको तो यहां से हटाओ। सुरजी अर्जन गांव की संधि ये हुई थी दौलत राव, ये कैसे व्यक्ति थे दौलत राव, जिनके पास दौलत ही नहीं थी, दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। तीसरी जो संधि हुई वो हुई ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, राजपुर घाट के साथ संधि, राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। ये संधि किसके साथ हुई थी, ये संधि हुई थी यशवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर जो वहां पर नाम लिखा हुआ है, जसवंत राव होलकर, सबसे लास्ट में जसवंत राव होलकर के साथ संधि। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इस वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे मराठा सरदार को पराजित किया, है ना। ध्यान रखना है कि सारे मराठा सरदार को पराजित किया, और उसमें नाम आ जाएगा पेशवा को भी पराजित किया, तो वो सही नहीं है। पेशवा के साथ इनकी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि पेशवा तो पहले ही इनके साथ ट्रीटी कर चुके हैं, है ना। गायकवाड़ वगैरह की तो कोई वैल्यू नहीं, उसके साथ उसको पकड़ के, छोटा है पकड़ के दबोच कैसे बंद करके चल भाई चल, है ना, उसके साथ तो कर ही लेंगे। तो जो इंपोर्टेंट ट्रीटी थी यहां पर सभी को पराजित किया और सबके साथ संधि करी। रघुजी भोसले के साथ देवगांव की संधि, दौलत राव सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि, जसवंत राव होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। सबसे लास्ट में ये संधि हुई है, ये संधि हुई है, ध्यान रखना है, ये हुई है 1805 में, ये 1805 में हुई है। बाकी ये दोनों संधि 1803 में हुई है। ठीक है, तो इसी संधि के साथ ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर समाप्त हो गया। ओके, तो इस समय सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेल्सली। इसको तो हम पढ़ेंगे बाद में, हमें पढ़ना है। जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ध्यान रखना है, वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसे हम आगे पढ़ेंगे, हमें आगे पढ़ना है। थोड़े समय के लिए लड़ाई नहीं हुई, मराठों की शक्ति क्या हुई, आधा हो गई। इसमें क्या होता था सहायक संधि में, ऐसा समझो कि जो राज्य सहायक संधि करता था उसका आधा राज्य ब्रिटिशर्स ले लेते थे, है ना। तो मराठे कितने हो गए, आधा हो गए, आधा राज्य तो ब्रिटिशर्स ने ले लिया, आधा हो गए, शक्ति टूट गई, इनकम कम हो गई। अब बस इनको क्या करना था, खत्म करना था। ठीक है, इनको खत्म करना था, और वो काम किया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1817 से 1818। ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल बनकर आया उसका नाम हो गया हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स। वहां जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, यहां पर जो है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल है, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। इसका कहना है, थोड़ा सा ये एग्रेसिव था, ये इसका कहना था नो मराठा फराठा, खत्म करो इनको, है ना, मराठा फराठा खत्म करो, और ये सब
इसमें जितने भी मराठा थे, पेशवा के साथ साथ जितने भी मराठा सरदार थे, सभी के सभी को खत्म कर दिया गया, सब खत्म हो गए। और मराठों का जो राज्य है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। ठीक है, मराठों को पूरी तरह से पराजित कर उनके क्षेत्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। ठीक है, तो यहां पर हम यही लिख लेते हैं, यहां पर मराठा पूरी तरह। संधि के बाद भी मतलब अब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे हैं ना कि इनको बचा के रखने का कोई फायदा नहीं है ना, हाँ सबको, अब इन सबको खत्म कर देना। तो मराठा पूरी तरह से पराजित हो गए मराठे, और इनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। ठीक है, इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इनके राज्य को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। जो पेशवा हैं उन्हें पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। नहीं, जो पेशवा थे, पेशवा, पेशवा को मारा नहीं है ना, बाकी सबको तो इन्होंने निकाल दिया बाहर। जो पेशवा थे उन्हें कहा कि अब कोई काम है नहीं आपका, तो आप एक काम करो, आप यहाँ से निकलो, एक छोटी सी जमीन दे रहा हूँ, वहाँ जाओ आप, मस्त उधर महल वहल है बना हुआ है, उधर जाके मस्त रहो, मैं आपको पेंशन देता हूँ, उसी पैसे से खाओ पियो ऐश करो। क्या करोगे आप? हाँ वही थे, रघुनाथ राव नहीं, बाजीराव सेकेंड। तो बाजीराव सेकेंड को कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, बिठूर में पेंशनर के रूप में उन्हें भेज दिया गया। ठीक है, तो बाजीराव सेकेंड को कानपुर के पास बिठूर, बिठूर पेंशनर के रूप में, ठीक है, कानपुर के पास बिठूर में बाजीराव सेकेंड को पेंशनर के रूप में भेज दिया गया, उनको पेंशन दिया गया। ठीक है, अब भेजा है, अब भी भेजा है, पहले तो वो थे ही, पहले तो उनसे सहायक संधि हुई थी ना, भेजेंगे कैसे? सहायक संधि में आधा ही तो राज्य लोगे। अब बेसिन की संधि तो इसलिए होगी ना कि टू स्टोर द पावर ऑफ पेशवा, पेशवा को बचाना था ना वहां पर। ये अभी भेजा है इन्होंने, हाँ फाइनली, कि अब कोई काम वाम है नहीं आपका, क्या करोगे? तो ये इस तरह से इनको भेज दिया गया बाजीराव सेकेंड को। ठीक है, और पूरा का पूरा जो मराठा राज्य है जैसे हमने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया हमने, एक छोटा सा हिस्सा जो हमने छोड़ दिया, वो छोटा सा हिस्सा क्या था? सतारा। ये छोटा सा जो हिस्सा था वो था सतारा। अब छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया इन्होंने उसी जगह पर, महाराष्ट्र के अंदर, और इस जगह पर ढूंढा कि क्या शिवाजी का कोई वंशज जिंदा है, तो उन्हें शिवाजी का एक वंशज जिंदा मिला जिनका नाम था प्रताप सिंह। तो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को वो जगह का राजा बना दिया गया। ठीक है, शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राजा बना दिया गया, ये सतारा के राजा बन गए, राजा। और इनके साथ भी क्या हुई? सहायक संधि करी गई। ऐसा नहीं है कि राजा बना के छोड़ देंगे, सहायक संधि करी। इस तरह से मराठा साम्राज्य का राइज और फॉल, ये था मराठा साम्राज्य का राइज और फॉल। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब वो सतारा वो क्या करते थे, हर जगह थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ देते थे, थोड़ी सी दया की भावना भी इनके अंदर होती थी, है ना। ये वास्तव में इसके पीछे हिस्टोरियन ये रीजन बताते थे कि वो किसी जगह की भावनाएं पूरी तरह से हर्ट ना हो जाए, इसके लिए वो छोड़ देते थे। तो इन्होंने सोचा कि मराठे कहीं भड़क ना जाए, तो ये सब बात होती नहीं थी। अब वो उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता था कि थोड़ा सा तो दे दो इनको, है ना, इनकी भावनाएं भी शांत रहने दो। तो इन्होंने सतारा छोड़ दिया और प्रताप सिंह को छोड़ा नहीं, मतलब आगे जैसे है ना कि हाँ नहीं कि कुछ तो बचा रहना चाहिए आगे, फिर किससे लड़ूंगा, हाँ लड़ूंगा किससे, लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो, लाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कैसे रहूंगा? तो आगे कुछ समय के बाद इससे सहायक संधि किया है, कुछ समय के बाद इसको भी मिला लूंगा। ठीक है, तो जो भी रीजन रहा हो इसके पीछे, तो इन्होंने इस तरह से सतारा को छोड़ दिया, और आगे आने वाले समय में ये क्या करेंगे, सतारा को भी मिला लेंगे ब्रिटिश एम्पायर में। ठीक है, आने वाले समय में। अब एक चीज यहाँ पर समझो आप, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए आगे बहुत जरूरी होगी जब हम लॉर्ड डलहौजी को पढ़ेंगे, वो हमारे लिए ये चीज बहुत जरूरी होगी। देखो, इस तरह के जो राज्य हैं, इस तरह के जो राज्य हैं जिसे ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया है ना, इस तरह के जो राज्य होंगे जिन्हें ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया है, इसे तो ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया है ना, ये तो पूरी तरह से मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो अगर ये राज्य सतारा छोड़ा गया है तो इसका मतलब है कि ये ब्रिटेन की क्या है, एक देन है हमें, जिसे ब्रिटेन कभी भी वापस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी इसे वापस ले सकती है। हमने दिया है,
तो हम इसे वापस ले सकते हैं। ये एक खास तरह का सिस्टम आगे डेवलप करेगा लॉर्ड डलहौजी, जो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। बस आप ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इस तरह के राज्य, अगर इसका राजा, अगर उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, अगर उसका कोई अपना पुत्र नहीं है और वो अगर किसी को बच्चे को गोद ले लेता है, तो चूंकि हमने ये राज्य आपको दिया है इसलिए हम ऐसा आपको नहीं करने देंगे। चूंकि आपका हमने क्या किया, ये राज्य हमने आपको गिफ्ट के रूप में दिया, तो जब आपका कोई पुत्र नहीं है तो हमारी मर्जी, हम नहीं देंगे उसे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना। अगर आपका कोई वास्तविक पुत्र होता तो चलो मैं मान भी लेता, लेकिन आपका कोई वास्तविक पुत्र नहीं है। ठीक उसी तरह की चीज, जैसे इस तरह की चीज औरंगजेब ने किसके साथ करी थी, मारवाड़ के साथ की थी, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के साथ। आपको याद होगा जब जसवंत सिंह की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तभी तो वो लीडर जो थे, बाद में कुछ ही समय के बाद, 2-3 महीने के बाद ही जसवंत सिंह की जो वाइफ थी उनको बच्चा हुआ, है ना। औरंगजेब ने तो सोचा होगा कि भाई इतनी जल्दी कैसे, गोद तो नहीं ले लिया कहीं से, है ना, कि पहले से तो रूमर होना चाहिए ना, तो उनको पहले से ढोल नगाड़ा बजा के बताना चाहिए। जैसे आजकल टीवी पे, यूट्यूब पे प्रोग्राम चलता है ना, कि आजकल इस तरह का प्रोग्राम चलता है, कोई बड़ी सी एक्ट्रेस है मान लो, है ना, तो एक्ट्रेस का सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाता है टीवी पे। आज एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हुई, 3 दिनों के बाद उनकी ये सेरेमनी हुई, पहले महीने उनकी ये सेरेमनी हुई। ठीक है, चलो तो इसे आगे बढ़ाते हैं। मतलब यहां पर कि इस तरह से इस राज्य को एक अलग तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा, उन राज्यों को जो इस तरीके से स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, जिसे ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया है, इन राज्यों को एक अलग तरीके से लॉर्ड डलहौजी के समय में ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर थोड़ा सा बता दिया कि वहां मुझे थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता है, बस आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, ओके, तो ये हमारा मराठा खत्म हुआ।